बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम पास्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। ये फेडरल बोर्ड का 2019 का कंप्यूटर साइंस का पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ये मैंने पेपर्स ओपन किया हुआ है। कंप्यूटर साइंस HSSC 2 का पेपर है, ये सेक्शन ए में है। सेक्शन ए के 15 मार्क्स हैं और ये 15 MCQs लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने इनको पावर पॉइंट में कॉपी कर लिया हुआ है और वहां से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल ओपनिंग मोड। इनमें से फाइल का ओपनिंग मोड कौन सा नहीं है, ये देखें। आयोस, बिन, आयोस, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इन, आउट और ऐप। इसमें इनका जो है ना बी ऑप्शन, ये इसमें फाइल का ओपनिंग मोड नहीं है क्योंकि ये इनपुट के लिए यूज किया जाता है। आंसर इसका था बी। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स यूजर ग्रुप एंड असाइन प्रिविलेजेस टू देम। नेटवर्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी को मैनेज किया जाता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को मैनेजमेंट की जाती है। और फाइल मैनेजमेंट में फाइल से रिलेटेड वर्क किया जाता है। लेकिन इसमें क्या चाहिए, ग्रुप एंड असाइन प्रिविलेजेस, जो कि नेटवर्क मैनेजमेंट से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर हुआ ए। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी क्रिटिकल। इनमें से कौन सी ऑप्शन है जिसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। नंबर 1 इज क्विक रिस्पॉन्स, टाइम शेयरिंग सिस्टम, बैच, रियल टाइम। रियल टाइम इसका आंसर है जी रियल टाइम, डी ऑप्शन। रियल टाइम का जो रिस्पॉन्स टाइम वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच फेज द प्रोजेक्ट टीम डिटरमिन्स द एंड यूजर रिक्वायरमेंट। एंड यूजर की रिक्वायरमेंट कौन से फेज में डिटरमाइन की जाती है। एनालिसिस फेज, डिजाइन, कोडिंग और इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहला फेज होता है एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज में उसकी जो होती है एंड यूजर की रिक्वायरमेंट, वो एनालिसिस फेज में गैदर्ड की जाती है। ठीक है, और फिर उससे हम मूव करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेटमेंट सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। आगे ये लिखा हुआ है, याद रखिए यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज किया गया। एस्केप सीक्वेंस का जो स्लैश होता है ना, वो पहले कंट्रोल सीक्वेंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, करैक्टर कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है और बाद में उसके प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें देखिए जो पहला स्लैश यूज किया गया, पहले डबल कोट्स यूज किया गया। डबल कोट्स स्टार्ट में और एंड वाले, ये तो स्ट्रिंग के लिए यूज किया गया। ठीक है, इसको आप छोड़ दो। इसके बाद स्लैश यूज किया गया, इसका कंट्रोल किया गया, ये नॉन प्रिंटिंग कंट्रोल है। ठीक है, ये प्रिंट नहीं होगा, इसके बाद का प्रिंट होगा। बाद में क्या लिखा हुआ, बाद में डबल कोड लिखा हुआ, ये डबल कोड लिखेगा। इसके बाद फिर स्लैश यूज किया गया है, जो कि एस्केप सीक्वेंस का कंट्रोल करैक्टर यूज किया गया, और इसके बाद एक और स्लैश यूज किया गया। एक स्लैश इसमें प्रिंट होगा, यानी कि डबल कोड और स्लैश, और इनके बाद लिखेगा एन लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एन लिखेगा, डबल एन OW। ठीक है, तो और फिर इसके बाद करैक्टर कंट्रोल यूज किया गया है, जो स्लैश यूज किया है ये करैक्टर कंट्रोल के लिए, और फिर डबल कोट शो करेगा। तो इसकी ऑप्शन बनती है बी। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ सम इक्वल टू सम प्लस नम इज। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे सम लिखेंगे, इसके बाद ऑपरेटर आता है, फिर इक्वल आता है, और फिर जो रिपीटेशन होता है वो नहीं आता, दूसरा नंबर आता है, दूसरा उसका ऑपरेंड आता है। तो इसके लिए क्या आएगा, सम प्लस इक्वल टू नम। ये कहां पे है, ये सम प्लस इक्वल टू नम, ये है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन के लिए आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिप्लेस टर्नरी ऑपरेटर। इनमें से टर्नरी ऑपरेटर की कौन सी रिप्लेसमेंट है। इफ एल्स स्टेटमेंट को भी हम टर्नरी ऑपरेटर के तौर पर टर्नरी ऑपरेटर का रिप्लेसमेंट के तौर पर लिख सकते हैं, इफ एल्स को। आंसर सी है जी। Which of the following statement is used to skip some statements inside loop and transfer control to the beginning of the loop? Skip statement ये कोई statement नहीं होती, continue भी होती है, default भी होती है, switch भी होती है। तो इसका जो ऑप्शन है कि कौन सी स्टेटमेंट जो कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगा,
क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, जब कंट्रोल कंटिन्यू स्टेट के पास आता है तो इसके कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, बल्कि क्या किया जाता है, कंटिन्यू से ही कंट्रोल को वापस रिटर्न कर दिया जाता है बिगिनिंग ऑफ द बॉडी में। तो इसका आंसर क्या निकला, बी। The dereference operator is denoted by asterisk. Answer is B. Then, which of the following is correct declaration of an array? Int array of 10. ये हम C++ में ऐसे डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। B के तौर पर int array, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, array डिक्लेयर नहीं हुई। C में देखें int array, यहाँ पे इसमें हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की है, ये हम वैल्यू साइन करने के लिए यूज करते हैं। D में देखें int array स्क्वायर ब्रैकेट और 10 यूज किया गया, ये इसकी सही करेक्शन है, सही डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो आंसर निकला D। 11 में देखिए, all strings end with special character called null characters. The character is represented by, that character is represented by, हम लिखते हैं स्लैश और जीरो से, स्लैश और जीरो जो कि इक्विवेलेंट टू नल होता है। ऑप्शन इज ए। 13. The phenomena of having two or more functions in a program with the same name but the different numbers and type of parameter is known as फंक्शन ओवरलोडिंग। इसमें हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं इसको जी। ठीक है, ऑप्शन इज डी। द एबिलिटी ऑफ अ क्लास टू ड्राइव प्रॉपर्टीज फ्रॉम अ प्रीवियसली डिफाइंड क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सी, इन्फॉर्मिंग, हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, नो, एनकैप्सुलेशन, नो, पॉलीमॉर्फिज्म, नो, इनहेरिटेंस, इसमें हम इनहेरिटेंस कहते हैं। सी, आंसर इज सी। 15. कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेनेवर, कब कंस्ट्रक्टर चलता है, जब उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जो ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त ये एग्जीक्यूट होता है। अ क्लास इज यूज्ड, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट, a class is declared, no, an object is created। जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अगर हम 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो 2 दफा कंस्ट्रक्टर चलेगा, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो 3 मरतबा चलेगा। ठीक है, तो आंसर इज सी। ओके, ये सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, व्हाई इज एस्केप सीक्वेंस यूज्ड, गिव एनी 4 एग्जांपल विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। इसमें देखिए एस्केप सीक्वेंस क्या यूज किए जाती है, इसके लिए इसकी डिटेल वीडियो मेरी है लेक्चर नंबर 7 को, अगर आप देखेंगे तो इसको आप डिटेल वीडियो इस पे आपको मिलेगी। व्हाई इज एस्केप सीक्वेंस यूज, एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं और जिनसे हम स्पेशल पर्पस के लिए, इनको हम स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं। गिव एनी 4 एग्जांपल विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, तो मैं इसकी 4 एग्जांपल देता हूं। मैं लिखता हूं सी आउट हेलो, हेलो के बाद मैंने स्लैश एन डाला, ठीक है, ये एस्केप सीक्वेंस के तौर पर यूज करेगा। सी आउट के बाद मैं कहता हूं ABC, मैं कहता हूं स्लैश टी फॉर टैब के लिए, स्लैश टी और स्लैश टी टैब के लिए यूज करें। ठीक है, इसके बाद मैं सी आउट एंड लाइन यूज कर लेता हूं। इसके बाद मैं कहता हूं सी आउट यूज करता हूं हिज फर्स्ट फ्लाइट, अगर मैंने डबल कोट्स में लिखना है, हिज फर्स्ट फ्लाइट डबल कोट में लिखना है, ये मुझे करैक्टर लगाना पड़ेगा। कंट्रोल एस्केप सीक्वेंस का कंट्रोल करैक्टर लगाना पड़ेगा, फिर डबल कोट्स लगाना पड़ेगा, फिर मैं लिखता हूं हिज फर्स्ट फ्लाइट, मैंने स्लैश लगाया और डबल कोट को मैंने लगा दिया इधर। ठीक है, 1 2 3 एग्जांपल होगी। चौथी एग्जांपल मैं किसकी देता हूं, सी आउट मैं कहता हूं, इसमें मैं कैरेज रिटर्न की देता हूं। मैं कहता हूं पाकिस्तान के बाद मैं स्लैश लिखता हूं, स्लैश आर लगाता हूं कैरेज रिटर्न के लिए, और यहां पे मैं लिखता हूं जिंदा। ठीक है, और यहां से मैं एंड लाइन भी कर लूं ताकि आपको न्यू लाइन पे ले जाऊं मैं, सी आउट एंड लाइन। तो ये मैंने यहां पे स्लैश एन की एग्जांपल दे दी, स्लैश टी की एग्जांपल दे दी, ये मैंने डबल कोट की एग्जांपल दे दी, और यहां पे मैं स्लैश आर की एग्जांपल दे दी। इसको मैं रन करके देखता हूं, ये देखिए उसने हेलो लिखा, न्यू लाइन पे चला गया, एबीसी के बाद उसने टैब दिया, स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी को टैब के साथ लिखा, इस फर्स्ट फ्लाइट में उसने क्या लिखा, डबल कोट से लिखा, और मैंने पाकिस्तान लिखा हुआ था, पाकिस्तान इसने लिखने के बाद स्लैश आर, फिर उसको स्टार्ट में ले गया और वहां पे जिंदाबाद लिख दिया।
ठीक है, तो ये मैंने 4 एग्जांपल्स दे दी जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। डिटरमिन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इंट आई इक्वल टू 2 लिखा हुआ है इसने, सी आउट आई यानी कि 2 लिखेगा, यहां पे सी आउट क्या करे आई प्लस प्लस, इसका मतलब ये पहले डिस्प्ले करे, जब डिस्प्ले करेगा यहां पे 2 लिखेगा, लेकिन डिस्प्ले करने के बाद एक का इंक्रीमेंट कर देगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, और जब वो नीचे लिखेगा जाके 4th वाली लाइन पे तो यहां पे लिखेगा 4। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी 2 2 एंड 4। ठीक है, तो इसको भी मैं टाइप करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इसका डिटेल लेक्चर आपको मिलेगा मेरे लेक्चर नंबर 8 में। इंट आई इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, सी आउट क्या करे आई लिखे, इसमें क्या लिखा है एंड लाइन नहीं दिया हुआ तो आप भी एंड लाइन ना दे, आई, इसके बाद क्या करें सी आउट आई प्लस प्लस और सी आउट प्लस प्लस आई। ठीक है, इससे क्या देगा, इससे वो डिस्प्ले करेगा 2, इससे क्या डिस्प्ले करेगा, इससे भी डिस्प्ले करेगा 2, लेकिन इसकी वैल्यू हो चुकी होगी 3। यहां पे क्या करे पहले इंक्रीमेंट करे और बाद में डिस्प्ले करे, यहां पे डिस्प्ले करे 4। तो इसका आउटपुट देखते हैं, देखिए उसने लिखा 2 2 4। ठीक है, इसका डिटेल लेक्चर आपको मिलेगा जी। ठीक है, इसका डिटेल लेक्चर नंबर 8 को अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल इसमें समझ आ जाएगी, मैंने डिटेल वीडियो इस पे बनाई हुई है। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन C++ प्रोग्राम, इसका डिटेल लेक्चर आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 23 में। तो मैं इसमें भी आपको ब्रेक और स्टेटमेंट की एग्जांपल देता हूं, सिंपल एग्जांपल, ब्रेक और कंटिन्यू, पहले मैं ब्रेक की एग्जांपल देता हूं। चलिए ठीक है, फॉर इंट x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें, x लेस देन इक्वल टू 10 तक मूव करें, x में प्लस प्लस करें और यहां पे क्या करें सिंपल सी आउट करें, x को और एंड लाइन करे, ये सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें 10 तक काउंटिंग लिखेगा जी। ठीक है, कंपाइल करते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं जी, इसने किया जी। मैं कहता हूं ब्रेक में नहीं यूज करना, मैं कहता हूं कि अगर c की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू या इक्वल टू लगा लूं 5 पे आ जाए तो उस वक्त ब्रेक कर दो, यानी 5 लिखेगा फिर इसके बाद ब्रेक करेगा, इसके बाद नहीं लिखेगा। ठीक है, तो मैं देखता हूं इसको रन करके, ये ब्रेक की एग्जांपल थी, सॉरी x एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन कर दिया मैंने 1 2 3 4 5, इसके बाद उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये ब्रेक की एग्जांपल थी। अब कंटिन्यू की एग्जांपल देखें, सपोज मैंने लिखा सी आउट करे लाहौर और इसके साथ एंड लाइन भी करें। ठीक है, मैं कहता हूं इफ x की वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो तो फिर क्या करो, फिर कंटिन्यू करो। ठीक है, और यहां पे क्या करो सी आउट करो इस्लामाबाद एंड लाइन करो। अब वो क्या करेगा सी आउट लाहौर करेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लाहौर इस्लामाबाद करे, फर्स्ट 5 टाइम फर्स्ट लाहौर इस्लामाबाद, यानी कि क्या करेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा तो कंटिन्यू की तरफ दोबारा भेज देगा, यानी कि 4 टाइम इस्लामाबाद प्रिंट करेगा, लाहौर इस्लामाबाद लाहौर इस्लामाबाद लाहौर इस्लामाबाद लाहौर इस्लामाबाद 4 टाइम करेगा, इसके बाद इस्लामाबाद प्रिंट नहीं करेगा। देखते हैं लाहौर इस्लामाबाद लाहौर इस्लामाबाद लाहौर इस्लामाबाद लाहौर इस्लामाबाद कितने बार किया इसने, 1 2 3 4 मरतबा किया और इसके बाद नहीं किया, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट उसको नीचे जाने ही नहीं दे रहा। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इसको 10 पे नहीं जाने दे रहा, बल्कि लूप के स्टार्ट में उसको सेंड कर देता, जो कि लाहौर हर सूरत में आएगा। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स एन इंटीजर एंड प्रिंट वेदर इट इज ऑड और इवन नंबर, एक नंबर एंटर करे और देखे कि वो इवन है या ऑड है। ठीक है, ये आपको डिटेल लेक्चर में मिलेगा लेक्चर नंबर 10 में। इसको मैं कहता हूं इंट नंबर सी आउट एंटर द नंबर, आप नंबर एंटर करो, सी इन एनो में आ गया, और यहां पे मैं चेक लगा देता हूं, या मैं इससे पहले आर ले लेता हूं, इंटीजर आर इक्वल टू एनो को डिवाइड करे किसके साथ 2 के साथ, अगर आर में रिमाइंडर में 0 पड़ा हुआ है, आर इक्वल टू 0 है, किसी भी नंबर को जब हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो वो रिमाइंडर उसका 0 बचता है, और 0 के केस में क्या करें सी आउट
नंबर इज इवन, एल्स अगर नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो ज़ाहिर 1 होगा। सी आउट नंबर इज ऑड। इसको रन करके देखते हैं। एंटर द नंबर, नंबर एंटर किया मैंने 25, उससे क्या नंबर इज ऑड। ओके, दोबारा फिर करके देख लेते हैं हम। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन कर दिया मैंने। एंटर द नंबर 100, उससे क्या नंबर इज इवन। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। डिटेल लेक्चर आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 10 में। डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप, इसका डिटेल लेक्चर मिलेगा आपको लेक्चर नंबर 25 में। व्हाइल x लेस देन इक्वल टू 10, सी आउट करें, x में एनलाइन करें और x में प्लस प्लस करें। इंटीजर x इक्वल टू मैंने 1 लिखा। जब मैं इसको रन करूंगा तो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करेगा। ठीक है, क्या कह रहा, सेमीकोलन इज मिसिंग, यहां पे मैंने लगा दिया। कंपाइल और रन करें, 1 से लेकर 10 तक इसने काउंटिंग प्रिंट कर दी। अगर मैं इसमें 100 कर देता हूं, क्या लूप चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, अब देखिए यही चीज अगर मैं डू वाइल में करता हूं, ये देखिए मैंने यहां से इसको खत्म कर दिया, कंट्रोल एक्स किया और यहां पे पेस्ट कर दिया और यहां पे मैंने डू लिख दिया। ठीक है, यहां पे मैंने इसको लिखा, लेकिन डू के केस में ये एक मर्तबा लाजमी चलेगा। देखिए उसने 100 लिखा, एक मर्तबा लाजमी चला। ये इस दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस था, डू और वाइल में ये एक डिफरेंस था। ठीक है, कि डू के केस में चाहे कंडीशन फॉल्स हो लाजमी चलता है, जैसा कि आपने देख लिया। व्हाट इज पॉइंटर वेरिएबल? डिस्क्राइब 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड अ पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है? दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को कीप करता है जी, ये पॉइंटर वेरिएबल होता है। और इसके क्या एडवांटेज होते हैं? इसमें डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन होती है, मेमोरी डायनेमिकली मूव होती है, यानी चेंज होती है, फिक्स नहीं होती। अगर ज्यादा चाहिए हो तो ज्यादा डिक्लेयर की जाती है, अगर कम चाहिए हो तो कम हो जाती है। और इट मेक्स पॉसिबल टू पास एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर टू द फंक्शन। इसमें क्या किया जाता है? इसमें किसी भी फंक्शंस का, किसी भी रूटीन का इसको एड्रेस पास किया जाता है, ना कि वो पूरी की पूरी रूटीन और स्ट्रक्चर उसको पास किया जाता है। ये इसके बिग एडवांटेजेस हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन वन डायमेंशनल रे एंड टू डायमेंशनल रे। वन डायमेंशनल रे में या तो हम कॉलम की तरफ मूव करते हैं या हम रो की तरफ मूव कर रहे होते हैं, एक तरफ मूव कर रहे होते हैं। टू डायमेंशन में हम रो को भी हैंडल कर रहे होते हैं और कॉलम को भी हैंडल कर रहे होते हैं। ये वन डायमेंशनल एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज मैं लिखता हूं int a इक्वल टू 5। ये मैंने 5 एलिमेंट्स की एक अरे डिक्लेयर कर दी, इसे बोलते हैं अरे डिक्लेरेशन। अरे डिक्लेरेशन 5 एलिमेंट्स की अरे मैंने डिक्लेयर कर दी। अगर इसको मैं वैल्यू भी असाइन करना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं। सपोज int b इक्वल टू 5, यहाँ पे मैंने अरे डिक्लेयर भी कर दी और इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। सपोज मैं कहता हूँ 1,4 3,6,7,8 5 एलिमेंट्स के साथ मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। अगर इसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं तो मैं सिंपल क्या कर लूंगा, सी आउट फॉर, सी आउट लिखता हूं मैं, सी आउट एलिमेंट्स इन अरे। ओके, सपोज ये मैंने मैसेज दिया, मैसेज देने के बाद यहां पे कहता हूं फॉर इंट x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें और x लेस देन इक्वल टू 4 तक मूव करें और x में प्लस प्लस करें और यहां पे डिस्प्ले करें सी आउट b की x एलिमेंट, b का x एलिमेंट b का इंडेक्स पे। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं क्या इसकी आउटपुट आती है। कंपाइल और रन करें तो देखिए इसने 1 3 6 7 8 लिख दिया जी। ठीक है, अगर मैं एंड लाइन करके दिखाता हूं तो आपको 1 बाय 1 आप एलिमेंट इसको देख सकते हैं न्यू लाइन पे। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन कर देते हैं, 1 3 6 7 8 एलिमेंट उसने डिस्प्ले कर दिया। ये थी आपकी वन डायमेंशनल अरे। अब टू डायमेंशनल अरे की एग्जांपल देखिए। टू डायमेंशनल अरे में सपोज नंबर ऑफ रोज कितनी हो, नंबर ऑफ रोज 2 हो, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो 3। ये मैंने क्या कर दिया, इसको अरे को डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं इनिशियलाइज भी करना चाहता हूं तो मैं इसे इनिशियलाइज भी कर सकता हूं। नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3। ठीक है, इसे मैं अरे इनिशियलाइजेशन कह देता हूं, अरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की। ठीक है, एक रो में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो ये मैंने 3 एलिमेंट कर दिए। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब ये इसका सेकंड एलिमेंट मैं ये लिख देता हूं, सेकंड एलिमेंट सपोज 2, 3, 6 7 लिख दिया। ठीक है, और ये मैंने क्या कर दिया, इसको अरे को डिक्लेयर कर दिया।
ठीक है, ये मैंने स्टार्ट ब्रेसिस लगा दी और इसके अंदर मैंने दो एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है, अब इसको मैंने डिस्प्ले करना है, तो इसको डिस्प्ले करने के लिए भी मुझे रो एंड कॉलम को ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए यूज करता हूं, मैं कहता हूं फॉर इंटीजर में आर एक वेरिएबल ले लेता हूं, आर 0 से स्टार्ट करे, जो जिससे मैं रो को हैंडल कर लेता हूं, और आर लेस देन इक्वल टू 2 तक मूव करे, 0 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। ठीक है, और आर में प्लस प्लस करे, ब्रेसिस स्टार्ट करता हूं मैं, और यहाँ पे इंट फॉर इंट कॉलम ले लेता हूँ, सी के नाम के वेरिएबल, कोई भी आप वेरिएबल ले लेते हैं, लेकिन मैंने उसके रेलेवेंट नाम रख दिए रो एंड कॉलम का, रो एंड कॉलम के लिए। सी इक्वल टू 0 से स्टार्ट करे, सी लेस देन इक्वल टू, सी लेस देन इक्वल टू कहां तक मूव करे, 2 तक, और सी में प्लस प्लस करे, और यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे सी आउट करे, सी आउट करे, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, बी, अरे का नाम है बी, और कौन सा एलिमेंट करे, बी के आर लोकेशन, आर इंडेक्स और सी इंडेक्स की वैल्यू सी आउट करें, और इसको मैं कह देता हूं कि आप ऐसा करें कि टैब दे दे, ताकि मैं वो टैब से मैं वो नजर आए, स्लैश टी टैब देगा। ठीक है, और यहाँ पे जब आए एक लूप एंड हो जाए, तो इसके बाद सी आउट में क्या करें, एंड लाइन कर दे। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। तो उसने क्या लिखा, 1 3 6 2 3 7, और थर्ड लाइन को उसने गार्बेज के तौर पर शो कर दिया। क्यों किया इसने, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, कोई और आउटपुट तो नहीं मैंने लिखी हुई, हाँ सॉरी, नंबर ऑफ रोज कितनी थी, नंबर ऑफ रोज 2 थी, कॉलम 3 थे। अगर मैं 3 कर लेता हूं तो यहाँ पे ऐसे भी कर लेता हूं, ये 3 कर दिया मैंने। ठीक है, एक और मुझे रो डिक्लेयर करना पड़ेगी। ठीक है, लिखना पड़ेगा, इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे 4, 90, 100, ये मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी थर्ड रो, तो मैं तीसरी रो को भी मैंने इनिशियलाइज कर दिया। तो अब रन करके देखते हैं अब ठीक आएगी आउटपुट। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, 1 3 6 2 3 7 4 90 और 100 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ये 2 डायमेंशनल अरे थी। ठीक है, देख ले आप, ये 2 डायमेंशनल अरे की एग्जांपल थी। ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग cin get फंक्शन ओवर cin स्टेटमेंट फॉर रीडिंग अ स्ट्रिंग, गिव एन एग्जांपल। सी इन में अगर हम वाइट स्पेसिस लिख देंगे तो वो कंट्रोल नहीं करेगा, जबकि सी इन डॉट गेट में वो दोनों चीजों को कंट्रोल कर लेता है, वाइट स्पेसिस भी लिख देता है। आपने लिखना मोहम्मद बिन अहमद, तो स्पेस जब देंगे तो सी इन डॉट गेट में वो कैप्चर करेगा, जबकि सी इन में कैप्चर नहीं करेगा। एग्जांपल्स में आपको, करेक्टर नेम मैंने कह दिया सपोज 100, मैं कहता हूँ सी आउट, एंटर द नेम, सी इन में, इसमें देखिए नेम में कहता हूँ सिंपल। ठीक है, और सी और बाद में मैं नेम डिस्प्ले करता हूं। ओके, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन करता हूं। मैं लिखा मोहम्मद बिन अहमद, उसने लिखा, क्या लिखा जी, सी नेम लिख दिया, ये मैंने नेम ये लिख दिया। ठीक है, जो मैं नेम एंटर करूंगा वो इसमें लिख देगा, मोहम्मद बिन अहमद, उसने मोहम्मद सिर्फ लिखा, बिन अहमद नहीं लिखा। ठीक है, अगर यही चीज मैं लिखता हूं, फंक्शन यूज करता हूं, cin डॉट गेट फंक्शन यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, नेम लिखता हूं, कॉमा 25 कह देता हूं, या इसको मैं 30 कह देता हूं। ठीक है, इसको मैं रन करता हूं, कंपाइल और रन करें। मैं लिखता हूं मोहम्मद बिन अहमद, उसने लिखे मोहम्मद बिन अहमद साहब लिख दिया। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस था जी। ठीक है, ट्रेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। ये देखिए एक अरे ली गई है, इंट इक्वल टू 5 10 3 5 1 2 लिखा हुआ है। फॉर इंट आई इक्वल टू 4 से स्टार्ट करे, मींस ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये 4 से स्टार्ट करे और 1 तक मूव करे, और क्या करे जी, ए ऑफ आई का एलिमेंट में क्या डालता जाए, ए ऑफ आई, इन लिखा हुआ ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ आई माइनस 1। ठीक है, यानी 2 और प्लस को 1 करे तो क्या डालेगा, 3 आ जाएगा। फिर 1 और 5 को प्लस करे तो 6 आ जाएगा। फिर इसको प्लस करे, 3 और 10 को प्लस करे तो 13 आ जाए। यानी कि ये क्या करेगा, राइट साइड से मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और दोनों को ऐड करता जाएगा एलिमेंट्स को। ठीक है, मैं आपको इसको आउटपुट शो करवाता हूं।
इंट ए इक्वल टू कितने एलिमेंट के, 5 एलिमेंट के लिए 10 3, मैं देख लेता हूँ 10 3 5 1 2, ये रे ले ली। और फिर क्या किया हुआ, फार इंट आई इक्वल टू 4, इंट आई इक्वल टू 4 से स्टार्ट करें, आई ग्रेटर देन 0 तक मूव करें और आई में माइनस माइनस करें। और ये काम क्या करेगी, काम इसमें ए ऑफ आई प्लस इक्वल टू, ये कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन यूज किया गया है, ए ऑफ आई माइनस 1, ठीक है, -1 सी आउट ए ऑफ आई भी करेगी। इसके बाद क्या करे, सी आउट ए ऑफ आई करेगी। यहां से हम ब्रेसिस लगा देते हैं इसकी, सी आउट करे ए ऑफ आई और इसको क्या करें, एंड लाइन भी करें, ठीक है। तो देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये दोनों वैल्यू को ऐड करके हुए शो करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। 2 + 1 3, फिर 6, फिर 8, फिर 13 इसने शो किया। कैसे किया देखें, 2 + 1 3, 1 + 5 6, 5 + 3 8 और 3 + 10 13, ये इसने शो कर दिया जी, ठीक है। व्हाट इज फंक्शन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस यूज्ड इन C++। फंक्शंस क्या होता है, a piece of code that write once and can be used many times। अब ये क्या होता है, ये एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम एक बार लिखते हैं और इसको हम मैनी टाइम्स मेन में कॉल कर सकते हैं। जो भी फंक्शन होता है वो मेन में ही रन होता है, ठीक है। इसको हम आउटसाइड द मेन लिखते हैं, मेन से पहले भी लिख सकते हैं और मेन से बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसको कॉल करेंगे तो मेन में ही कॉल करेंगे। तो हमारे पास कितनी तरह के फंक्शंस होते हैं, हमारे पास बेसिकली 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, वो फंक्शन जो यूजर अपने पर्पस के लिए यूज करता है, जो यूजर अपने पर्पस के लिए बनाता है, जो फंक्शन पहले से बने नहीं होते बल्कि यूजर को कोई जरूरत होती है उसके बनाने के लिए कि वो एक बार उसको लिखे और उसको बार बार यूज कर सके, ठीक है। उसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। द फंक्शन created by a user to do a specific task is called the user defined function। For example, एक हमने फंक्शन बनाते हैं, सम का फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम फंक्शन का नाम सम है और इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, ठीक है, 2 इंटीजर आर्गुमेंट लेगा, ठीक है। इसके बाद बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, द फंक्शंस दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड विद इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो फंक्शन जो कि ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होते हैं उसको हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। हम नहीं बनाते बल्कि ऑलरेडी उसमें मौजूद होते हैं, जैसा कि स्क्वायर रूट, क्लियर स्क्रीन, गो टू XY, गेट CH, ये सब के सब बिल्ट इन फंक्शंस हैं। यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट a, b, और मैं कहता हूँ सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, यहाँ पे मैं a की वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ सी इन में और फिर मैं सी आउट करता हूँ दूसरी वैल्यू के लिए, एंटर द वैल्यू ऑफ b एंड b की वैल्यू जी मैं स्टोर कर लेता हूँ सी इन b में। तो इसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ सपोज इंटीजर c यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कॉमा c, यहाँ मैं कहता हूँ c इक्वल टू सम करे, यहाँ पे वैल्यू में a, b कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो इसमें जो आर्गुमेंट पास किए जा रहे हैं ये एक्चुअल पैरामीटर होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर ये कहलाएंगे, पैरामीटर, ओके, ये एक्चुअल पैरामीटर कहलाएंगे। अब मैं फंक्शन बनाता हूँ विद द नेम ऑफ सम का, मैं कहता हूँ ये वैल्यू मुझे इंटीजर रिटर्न करेगा, फंक्शन का नेम सम होगा और यहाँ पे 2 वेरिएबल लेके आ रहा हूँ, 2 वेरिएबल पास किए जा रहे हैं, 2 आर्गुमेंट पास किए जा रहे हैं जिनकी डेटा टाइप इंटीजर है। ये मैंने इसकी प्रोटोटाइप लिख दी, ये मैंने प्रोटोटाइप लिख दी और इसके बाद मैं यहाँ पे अब फंक्शन डिक्लेयर करूंगा और फंक्शन की डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है। अब फंक्शन हेडर में लिखने जा रहा हूँ इंटीजर, ये इंटीजर रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम सम है, इंटीजर x इंटीजर y, ये 2 वेरिएबल मैंने ले लिए, ठीक है, 2 आर्गुमेंट मैंने 2 पैरामीटर पास कर दिए इस फंक्शन को। तो ये मेरे पास फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं, ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर्स है जी, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है, जो वैल्यू को कैच करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ रिटर्न कीजिए x प्लस वाई को रिटर्न करे, और रिटर्न करने के बाद ये सम के पास जाएंगे, यहाँ पे इसका सम शो करेंगे, और इसके बाद मैं यहाँ पे सी आउट करवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ सी आउट सम ऑफ a एंड b इक्वल टू, इसमें पड़ा होगा सम c में, ये इसका सम आ गया। ठीक है, तो ये एक्चुअल पैरामीटर्स की एग्जांपल है, एक्चुअल पैरामीटर की एग्जांपल है जिसमें मैं आर्गुमेंट पास करता हूँ। ठीक है, ये पैरामीटर्स है जो क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को, ये यहाँ से वैल्यू को सेंड किया जाता है और ये इसकी वैल्यू को रिसीव करते हैं, तो फॉर्मल पैरामीटर कहलाती है ये। ठीक है, इसको मैं रन करके देखता हूँ। एंटर द वैल्यू ऑफ a 12, एंटर द वैल्यू ऑफ b 15, सम ऑफ a एंड b इक्वल टू 27 आ गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल है एक्चुअल पैरामीटर्स की और फॉर्मल पैरामीटर्स की। डिफाइन डिफॉल्ट आर्गुमेंट, गिव टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होती है, या द आर्गुमेंट इन विच डेटा इज इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग द फंक्शन डिक्लेरेशन इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्गुमेंट। जब हम फंक्शन को इनिशियलाइज करते हैं, उस वक्त जो हम वैल्यू दे देते हैं, तो वही वैल्यू यूज करता है लेटर ऑन इफ यू विल नॉट प्रोवाइड द वैल्यू इन द मेन फंक्शन। अगर आप मेन फंक्शन में उसके आर्गुमेंट की वैल्यू नहीं लिखेंगे, उसको पैरामीटर नहीं पास करेंगे, तो डिफॉल्ट की जो वैल्यू होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इससे क्या एडवांटेज मिलती है, इट हेल्प्स इन कीपिंग द फंक्शन बैकवर्ड कंपैटिबल, कि अगर आपने बहुत से फंक्शन यूज किए हुए और एक फंक्शन को आप एक्सटेंड कर देते हैं, तो वो क्या करेगा कि बजाय कि आप सबकी वैल्यू को चेंज करने की बजाय वो क्या कर लेगा, वो आर्गुमेंट जो डिफॉल्ट पैरामीटर को यूज कर लेगा। ठीक है, इस तरह आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। इफ यू विल मिस द आर्गुमेंट देन डिफॉल्ट पैरामीटर विल बी यूज। अगर आप वैल्यूज को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, वो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू उसको यूज करेगा। तो इसकी एग्जांपल देख, मैंने लिखा इंट सम int x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैं इसको फंक्शन को डिक्लेयर कर फंक्शन की बॉडी लिखता हूँ int sum int x कॉमा int y। यहाँ मैं कहता हूँ रिटर्न कीजिए x प्लस y को, दोनों को ऐड करें और रिटर्न कर दें। ओके, यहाँ भी मैं कहता हूँ cout एंटर द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, यहाँ पे मैं वैल्यू इसमें एंटर करता हूँ सीन में a में, इसी तरीके से मैं C और B में भी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल B। यहाँ B की वैल्यू मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इंट A, B, और यहाँ मैं कहता हूँ C आउट सम कीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने A और B की वैल्यू पास भी नहीं की। ठीक है, तो क्या आपको रिजल्ट देगा, यहाँ पे एरर दे दिया इसे, इंट सम इंट x इंट y। यहाँ पे मुझे इंट लिखना पड़ेगा इसके साथ इंट y इक्वल टू 10। एग्जीक्यूट और कंपाइल करता हूं मैंने इसकी वैल्यू 12 की, इसकी वैल्यू 36 की, इसने सम इक्वल टू 15 कह दिया क्योंकि इसने डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर दिया, क्योंकि ये पैरामीटर, ये आर्गुमेंट मैंने पास नहीं किए थे फंक्शन को। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को पास कर देता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ a, b की वैल्यू शो करो, तो अब वो a और b की वैल्यू को शो करेगा। ठीक है, जो वैल्यू एंटर करेगा उसका मुझे सम देगा। 20 40 सम इज 60। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सम 60 दे रहा है आपको। ठीक है, अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे तो वो उसको क्या करेगा, उसका वो डायरेक्ट आपको जो डिफॉल्ट पैरामीटर होंगे, डिफॉल्ट वैल्यू होगी, वो यूज करेगा। यहाँ पे मैं एंडलाइन कर देता हूँ और मैं कहता हूँ सी आउट, इसको कहता हूँ मैं डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट सम, मैं इसको डिफॉल्ट सम के नाम से लिख लेता हूँ और इसको मैं लिख लेता हूँ सम। ठीक है, ये मैंने सम लिखा और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं वैल्यू देता हूँ यूजर डिफाइंड वैल्यूज, ये यूजर डिफाइंड वैल्यूज का सम करें। ठीक है, इसको मैं रन करके देखता हूँ। एक फंक्शन को मैं आर्गुमेंट पास करूंगा और दूसरे को फंक्शन को आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा। मैं सपोज कहता हूँ 65 और 32, यूजर डिफाइंड वैल्यू का ये देखिए इन दोनों का 97 कर दिया, इसको मैंने वैल्यू नहीं पास की थी, तो इसको मैंने आर्गुमेंट नहीं पास किए थे, तो डिफॉल्ट सम इक्वल टू उसने 15 लिख दिया। ठीक है, ये एग्जांपल थी डिफॉल्ट। Briefly explain the concept of data hiding in C++. Data hiding C++ में क्या होती है? In a class definition, make all data members private. जब हम क्लास बनाते हैं
तो क्लास में प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है और प्रोटेक्टेड होता है। डेटा मेंबर्स को प्राइवेट में लिखना और जबकि मेथड्स होते हैं उनको पब्लिक में लिखना। हम डेटे को डायरेक्टली मेन में नहीं कॉल कर सकते। हम जब भी कॉल करेंगे पब्लिकली जो मेथड्स होते हैं मेथड्स के थ्रू डेटे को एक्सेस करेंगे। क्लियर? तो ऐसे फिनोमिना को अचीव करने को हम डेटा हाइडिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन अ क्लास डेफिनेशन मेक ऑल डेटा मेंबर्स प्राइवेट, मेक ऑल मेथड्स पब्लिक। As a result, all methods can be accessible in any class. Methods can be accessible in any class, but all data members of that class are inaccessible outside the class. Data members are inaccessible outside the class. So all classes must use the methods of that class to access its data members. क्लियर? तो आइए हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ, क्लास का नाम मैं सपोज मैं फर्स्ट रख लेता हूँ, स्टार्ट ब्रेसेस होगी, सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ पे मैं कहता हूँ प्राइवेट, ये पब्लिक, मैं कहता हूँ यहाँ पे इंटीजर इन्फो, सपोज 200 है जी, इंटीजर इन्फो इक्वल टू 100। पब्लिक में यहाँ पे मैं मेथड बनाता हूँ वॉइड मेथड 1, और इसमें क्या हो रहा है, इन्फो प्लस प्लस हो रहा है जस्ट। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं इंटीजर मेन। अगर मैं कहता हूं क्लास फर्स्ट ओबीजे, पहले मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं डायरेक्ट इसको लिखने की कोशिश करता हूं, मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट किसको एक्सेस करें, ऑब्जेक्ट डॉट इन्फो को एक्सेस करें, तो वो मुझे एरर देगा। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, वो मुझे एरर देगा कि ये प्राइवेट है। प्राइवेट इन्फो इसको मैं कमेंट कर देता हूं, कैन नॉट बी एक्सेसिबल ड्यू टू प्राइवेट मेंबर। सी आउट लिख करता हूं मैं, सी आउट वैल्यू ऑफ इन्फो इज, यहां पर मैं लिखता हूं ओबीजे डॉट मेथड 1, मेथड 1 कर देता हूं मैं यहां पे, और यहां से मैं कह देता हूं कि ये मुझे क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, और यहां पे मैं लिख दूं इसको रिटर्न इन्फो, या मैं प्लस प्लस करूं या मैं वैसे लिख सकता हूं रिटर्न इन्फो ओबीजे डॉट मेथड 1। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो उसने देखिए वैल्यू ऑफ इन्फो इज 100 दे दिया। ठीक है, इसमें डायरेक्ट उसने एक्सेस नहीं करने दिया, जबकि इसको इसमें आप कर सकते हो। डेटा कैन बी एक्सेसिबल वाया पब्लिक, डेटा कैन बी एक्सेसिबल वाया मेथड्स, मेथड के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपने एग्जांपल देख ली एनकैप्सुलेशन की, डेटा हाइडिंग की, डेटा हाइडिंग की एग्जांपल देख ली, क्योंकि इसमें डेटा हिडन है। ठीक है, इंटीजर इन्फो इक्वल टू 100 डायरेक्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये आपको क्लियर हो गया? व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर, हाउ आर प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज्ड इन सी प्लस प्लस। नंबर 1 होता है प्राइवेट। प्राइवेट में क्या होता है, जैसा कि आपने प्रीवियस एग्जांपल में देख लिया, द मेंबर्स ऑफ अ क्लास दैट कैन बी एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम विद इन द क्लास। ये विद इन द क्लास आप इसको एक्सेसिबल कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास आप डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकते। नंबर 2 पब्लिक। Public members of a class can be accessed both from inside and from outside the class.
अगर आप पब्लिकली इसको डिक्लेयर करते हैं तो आप क्लास के अंदर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और आउटसाइड द क्लास भी इसको एक्सेसिबल है। आउटसाइड द क्लास भी इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर और प्राइवेट मेंबर सेम होता है, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर को आप ड्राइव्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट को कहीं भी नहीं एक्सेस कर सकते हैं क्लास के अलावा। The protected member of base class are accessible by member of its derived class. Clear? ये access specifiers थे how are private and public specifier used in C++. Okay? मैं इसकी एग्जांपल शो करवाता हूं आपको। ये प्राइवेट है, इसको मैं कहता हूं मेथड 1, मेथड नाम से मैं देता हूं मेथड का, और यहां पे लिखता हूं मैं सी आउट I'm a method in public specifier. ठीक है, ये पब्लिक स्पेसिफायर में मैंने मेथड डिक्लेयर कर दिया। इस तरह मैं क्या करता हूं, प्रोटेक्टेड लेता हूं। प्रोटेक्टेड में मैं कहता हूं मेथड 1, मेथड 1 यहां से मैं लिख लेता हूं सी आउट I'm a method 1 in protected specifier। ठीक है, सेमीकोलन इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, तीनों मैंने डिक्लेयर कर दिए। कहां कहां मैंने डिक्लेयर किए, प्राइवेट में मैंने डिक्लेयर कर दिया, प्रोटेक्टेड में और पब्लिक में। ठीक है, मैं क्या करता हूं, वन बाय वन आपको दिखाता हूं। मैं सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हुई। अब ओबीजे के थ्रू मैं इन्फो को एक्सेस करूंगा तो मुझे एरर देगा। मैं इसको रन करता हूं, मुझे एरर दिया इसने कि इन्फो कैन नॉट बी एक्सेसिबल। ठीक है, इसको मैं हाइड कर लेता हूं। इसके बाद मैं कहता हूं obj डॉट मेथड 1, मेथड 1, मेथड 1 ये प्रोटेक्टेड में था, ये भी एक्सेसिबल नहीं होगा। एग्जीक्यूट करूं मैं, कंपाइल और रन करूं, मुझे मेथड वो दे दिया कि ये भी एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, अब जाते हैं हम पब्लिक की तरफ। obj डॉट, इसका नाम क्या, मेथड। क्लियर, अब मैं रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। ये देखिए, आई एम अ मेथड इन पब्लिक स्पेसिफायर। क्लियर, तो आपने ये तीनों देख लिए, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, एग्जांपल के थ्रू। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब डिफरेंट मोड ऑफ ओपनिंग फाइल्स इन C++। के फाइल ओपनिंग करने के मोड कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, एक आयोस में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इन होता है, जो कि ओपन फॉर इनपुट ऑपरेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर, आयोस स्कोप रेजोल्यूशन आउट होता है, ठीक है, जो कि ओपन फॉर आउटपुट ऑपरेशन के लिए, अगर हमने फाइल को आउटपुट के तौर पर यूज करना हो, फाइल में से डेटे को क्या करना हो, रीड करना हो, अगर राइट करना हो उसमें तो इन पे करेंगे, इनपुट करेंगे। ठीक है, अगर उसमें से मैंने डेटे को रीड करना तो मैं आउटपुट करूंगा। बाइनरी फाइल आ जाएगी ओपन इन बाइनरी मोड में। ये ट्रंक फाइल आ जाएगी। ट्रंक फाइल क्या करेगी,
if the file opened for output operation already exists, then its previous contents are deleted and replaced by the new one. तो उसको new one से replace कर दिए जाएंगे. iOS.8 ATE set the initial position at the end of the file. If the flag is not set to any value, the initial position is the beginning of the file. और append file use करेंगे. All output operations are performed at the end of the file, appending the contents to the current content of the file. This flag can only be used in stream open for output only operation. ठीक है. What is the role of beginning of file and end of file function in a file handling? Beginning of file क्या होता है और end of file क्या होता है? BOF means beginning of file, और ये क्या करता है, ये कर्सर की करंट पोजीशन को शो करता है कि वो एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल है कि उसके स्टार्ट में है या नहीं. अगर स्टार्ट में होगी तो ये आपको वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा. अगर कर्सर स्टार्ट में नहीं होगा तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा. ठीक है. द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट बाइट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड बिगिनिंग ऑफ फाइल. इट रिटर्न्स ट्रू वैल्यू इफ द बिगिनिंग ऑफ फाइल इज रीच्ड, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स वैल्यू. ठीक है. ये सिर्फ आपको बताएगा कि आपका कर्सर बिगिनिंग पे है या नहीं. अगर है तो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा. इसी तरीके से एंड ऑफ फाइल इसका रिवर्स है. ये किसको चेक करता है? ये एंड ऑफ फाइल को चेक करता है कि आपका कर्सर लास्ट वाली फाइल पे या लास्ट वाले कैरेक्टर या लास्ट वाले रिकॉर्ड पे तो नहीं पहुंच गया. अगर लास्ट वाला रिकॉर्ड पे पहुंचेगा तो ये आपको क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा. अगर नहीं पहुंचेगा, कोई और कैरेक्टर होगा, कोई स्टार्ट में होगा या मिड में होगा, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा. ठीक है. हम एग्जांपल करते हैं इसके. यहां पे मुझे करना पड़ेगा इंक्लूड एफ स्ट्रीम. यहां पे मैं इंटीजर, यहां पे मैं कैरेक्टर ch ले लेता हूं और यहां पे मैं इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूं fin के नाम से. और इसमें मैं क्या करता हूं, abc.txt की फाइल को रीड करें. txt की फाइल ये मैंने बना के रखी हुई है. ये मैंने txt की फाइल बना के रखी है. इसमें क्या लिखा हो? दिस इज माई टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड इन नोटपैड. ये abc मैंने टेक्स्ट फाइल है और कहां पे रखी हुई है? यहाँ पे ये मैंने फाइल सेव की हुई है. करंट पोजीशन पे मैंने रखी, वो करंट लोकेशन पे मैंने इसको सेव किया हुआ इस फाइल को. इस फाइल से मैंने कैरेक्टर को रीड करना चाहता हूं. ठीक है. अब मैं कहता हूं while not fin एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है ये इनपुट के लिए, डॉट एंड ऑफ फाइल, जब तक वो एंड ऑफ फाइल तक ना पहुंच जाए. ठीक है. उस वक्त तक ये मूव करता रहे और ये क्या काम करे, fin डॉट गेट करे ch में, जो मैंने कैरेक्टर वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है. ठीक है. और यहां पे मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं फिर cout करे, ch को शो भी करे. ठीक है. तो इसको ये लाइन लिखने का मकसद, ये फाइल को ओपन करेगा. ओपन द फाइल फॉर रीडिंग. ये फाइल को ओपन करेगा रीडिंग करने के लिए. क्यों? तो मैंने फिन ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ. ये एंड ऑफ फाइल लूप लगाया हुआ, ये कैरेक्टर को गेट करेगा, ये cout करेगा. ठीक है. इसको मैं रन करके देखता हूं. मैंने एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन करता हूं तो इसने ये फाइल को रीड कर दिया. दिस इज माई टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड इन नोटपैड. क्लियर. अगर मैं फाइल में लिखता हूं, सपोज मैं कहता हूं दिस इज कंप्यूटिंग नॉलेज चैनल, सपोज ये मैं लिखता हूं, ये मैं लिखा, इसको मैं सेव कर देता हूं. मैंने फाइल किया, सेव किया और सेव करने के बाद मैं इसको कहता हूं एग्जीक्यूट में जाओ, कंपाइल और रन करो. तो ये देखिए इसने वही लिख भी, जो मैंने लिखा उसको रीड करके भी दे दिया. दिस इज माई टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड इन नोटपैड, दिस इज कंप्यूटिंग नॉलेज चैनल. ओके. ये आपने एंड ऑफ फाइल का देख लिया. इस तरह बिगिनिंग ऑफ फाइल भी है, जो क्या करता है, इसको शो करता है कि वो कर्सर किस पोजीशन पे है, कर्सर एट द बिगिनिंग पे है या नहीं. ये नेस्टेड लूप मैं इंप्लीमेंट करूंगा इसके लिए. फॉर int x int r equal to
नेस्टेड लूप में यूज कर, आउटर लूप हमारी रो को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है और इनर लूप हमारा कॉलम को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो इंट r इक्वल टू 1 से मैं स्टार्ट करूंगा, r लेस देन इक्वल टू 5 तक मूव करूंगा और r में प्लस प्लस कर लेता हूं। मैं यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने और इसमें मैं कहता हूं इंट फॉर इंट c इक्वल टू कॉलम के लिए यूज करूंगा, c इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें, c लेस देन इक्वल टू 5 तक। सपोज मैं 5 तक पहले आपको शो करवाता हूं, फिर बाद में मैं आउटपुट देखता हूं। और c में प्लस प्लस करें और ये क्या डिस्प्ले करे, ये डिस्प्ले करे सी आउट, सी की वैल्यूज को डिस्प्ले करें और यहां पे हमें टैब देंगे, स्लैश टी से टैब दें और इसके बाद क्या करें, जब इनर लूप एंड हो जाए तो आर में प्लस प्लस करें। ठीक है, तो इससे देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूं मैं, कंपाइल और रन करता हूं इसको। ओके, यहां पे मुझे क्या करना है, सी आउट एंड लाइन में कर देता हूं, एंड लाइन करता हूं, कंपाइल और रन करें। ये देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और हमें क्या चाहिए, हमें 1 2 3 4 5 चाहिए और सेकंड टाइम चले तो वो 2 से स्टार्ट करे। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसके जो सेकंड जो वेरिएबल है ना, सेकंड जो हमारा लूप है उसकी इनिशियलाइज को फिक्स नहीं करना पड़ेगा, उसकी इनिशियलाइज में वेरिएशन लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, जबकि उसका टारगेट जो है कंडीशन 5 ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसके केस में मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं C1 से ना स्टार्ट करे, C ऑलवेज स्टार्ट करे R से स्टार्ट किया करे, जो R की वैल्यू हो वहां से स्टार्ट करे। ठीक है, एग्जीक्यूट करूं मैं, कंपाइल और रन करके देखता हूं। ये देखिए 1 2 3 4 5, फिर उसने 2 से स्टार्ट किया, 2 3 4 5, फिर इसने 3 से स्टार्ट किया, 3 4 5 4 एंड 5 और लास्ट में 5 इसने शो कर दिया। ठीक है, अगर इसमें मैं स्लीप का फंक्शन भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं स्लीप का फंक्शन यूज करूंगा जो कि डिले देने के लिए यूज किया जाता है, तो मैं यहां पे लिखूंगा स्लीप, यहां पे 300 मिली सेकंड का मैंने डिले दे दिया और इसके लिए मुझे हेडर फाइल लगाना पड़ेगी इंक्लूड विंडोज डॉट एच, विंडोज डॉट एच को मैं हेडर फाइल लगा दिया। अब मैं इसको रन करके देखता हूं, एग्जीक्यूट करें, कंपाइल और रन करें। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 4 5 एंड 5। इसके बाद देखिए राइट अ प्रोग्राम विद अ फंक्शन नेम्ड रेक्टेंगल। फंक्शन का आपने क्या लिखना है, फंक्शन लिखना जिसका नाम रेक्टेंगल होना चाहिए, दैट इनपुट्स द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो लेंथ और विड्थ को एज इनपुट ले एंड फाइंड इट्स एरिया, और इसका एरिया कैलकुलेट करे। द रिजल्ट इज रिटर्न टू द मेन, रिजल्ट कहां पे आए, मेन पे आए, टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। चलिए हम देखते हैं इसको। वैल्यू रिटर्न करनी, इसलिए हमने क्या लिखा, इंट लिखा, फंक्शन का नाम रेक्टेंगल, मैंने रेक्टेंगल लिखा। कितने पैरामीटर देने, 2 पैरामीटर देने, मैंने लिखा इंट कॉमा इंट, दोनों मैंने इंटीजर दे दिए। ठीक है, ये मैंने फंक्शन प्रोटोटाइप लिख दी, फंक्शन प्रोटोटाइप लिख दी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पे मुझे अगर इसके अंदर मैंने लिखना तो फिर मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, वॉइड लिख सकता हूं मैं, इंटीजर एरिया, एरिया इक्वल टू, ये मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूं रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल फंक्शन क्या करेगा जी, ये मैं कहता हूं इंट रेक्टेंगल, यहां से स्टार्ट करें, सी आउट, एंटर द लेंथ, सीन लेंथ में, यहां पे मैं कहता हूं इंटीजर, इंटीजर लेंथ और विड्थ में कैलकुलेट कर लेता हूं, यहां पे लिख के तो डिक्लेयर कर लेता हूं, और सी आउट, एंटर द विड्थ, सीन विड्थ में लिख लेता हूं।
यहाँ पे क्या करें, रिटर्न कीजिए लेंथ टाइम्स विड्थ, इंटीजर इसकी है कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे एरिया इसके पास आ जाएगा, और एरिया को मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ यहाँ पे, सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया में रन करके देखते हैं, एंटर द लेंथ 8, 5, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 40। ठीक है, ये कितना सिंपल प्रोग्राम था। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन C++ विद डेली लाइफ एग्जांपल्स। हमने पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करना है विद डेली लाइफ। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? Poly means many and morphism means many shapes or forms. Clear? The ability to exist in different forms. जिसमें क्या होता है? जिसमें different forms बनती है, different shapes होती है. The same method can execute differently depending on what derived class the object is an instance of. This is an example of method overriding. इसमें क्या करते हैं हम, सेम मेथड कैन एग्जीक्यूट डिफरेंटली, एक ही मेथड डिफरेंट बिहेव शो करता है, डिपेंड करता है कि उस मेथड को कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल करता है, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करता है, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट बिहेवियर होगा, एक और क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म विच एनेबल्स पॉलीमॉर्फिज्म। अगर इनहेरिटेंस होगी तो पॉलीमॉर्फिज्म आएगी, विदाउट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म कैन नॉट बी एग्जिस्ट। और एनेबल्ड बाय डायनेमिक बाइंडिंग एंड इनहेरिटेंस, enabled by dynamic binding, एक होती है रन टाइम बाइंडिंग, एक होती है डायनेमिक बाइंडिंग, इसको हम लेड बाइंडिंग भी कहते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग में रन टाइम बाइंडिंग होती है, और पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में लेड बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग होती है। Permits one message to be sent to several kinds of objects, allows interchange of objects that share a common public interface. रियल लाइफ एग्जांपल में क्या हो सकता है, सपोज एक पर्सन की एग्जांपल लेते हैं, अ पर्सन इन क्लास इज एक्टिंग एज अ स्टूडेंट। एक पर्सन एक क्लास में एज ए स्टूडेंट भी होता है, और वही पर्सन में भी दूसरी स्कूल में या दूसरे कॉलेज में एज ए टीचर भी हो सकता है। वही पर्सन अगर मार्केट में जाएगा तो वो बिहेव करेगा एज अ कस्टमर, वही पर्सन अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा तो वो बिहेव करेगा एज अ एक्टर। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल थी। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस लेट अस क्रिएट न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होती है और दूसरी चाइल्ड क्लास होती है। The new classes that we create from the existing classes are called the derived classes. उनको हम derived classes कहते हैं। Is also referred to as a subclass. The existing classes are called the base class. इनको हम base class भी कहते हैं, super class भी कहते हैं, parent class भी कहते हैं, और master class भी कहते हैं। Is also called the super class. The derived class inherits the properties of the base class. जो ड्राइव क्लासेस होती है, जो चाइल्ड क्लासेस होती है, वो अपने पेरेंट की चीजों को इनहेरिट कर लेती है, पेरेंट की हैबिट्स को इनहेरिट करती है, पेरेंट के मेथड्स को इनहेरिट करती है, पेरेंट के डेटा को इनहेरिट करती है। ईच ड्राइव क्लास इन टर्न बिकम्स अ बेस क्लास फॉर अ फर्दर ड्राइव क्लास। A derived class can redefine the member function of a base class, but this redefinition applies only to the object of the derived class. रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए, रियल टाइम एग्जांपल इसके देखिए, जैसे कि मैं कहता हूं कि एक पेरेंट क्लास है जी ह्यूमन। ह्यूमन एक पेरेंट क्लास है,
अब इसके डेटा मेंबर्स हैं हाइट, वेट, कलर, और इसका मेथड मैंने लिखा हुआ ईटिंग और स्लीपिंग। बहुत से मेथड होते हैं, लाइक मैंने ये लिख दिया। इसकी ड्राइव्ड क्लास है जी मेल क्लास और फीमेल क्लास, ये इसकी चाइल्ड क्लासेस है। अब देखिए मेल क्लास के लिए देखा जाए तो मेल क्लास को भी हाइट, वेट और कलर की जरूरत होती है। मेल क्लास में भी हाइट, वेट, कलर की जरूरत पाई जाती है। मेल क्लास में भी ईटिंग और स्लीपिंग की हैबिट होती है। फीमेल क्लास में भी सेम होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो ये सारे के सारे डेटा मेंबर्स और मेथड्स पेरेंट क्लास से इनहेरिट करेंगे। ठीक है, और वो अपने मेथड भी लिख सकते हैं। ड्राइव क्लास अपने मेथड भी लिख सकती है, वो पेरेंट के मेथड को भी इनहेरिट करे और मेथड को भी अपने मेथड भी लिख सकते हैं, जो एक्सटेंशन, जो अपनी इसकी जो एबिलिटी होती है, जो इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रियल टाइम एग्जाम। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप you will like it, and please share it with your friends. And if you didn't subscribe my channel yet, please subscribe it. Thank you. Jazakallah khair.